जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचर्स लॉबी पे, जिसमें मैं अमित सिंह आप सभी के सामने एक बार फिर से 21 फरवरी 2016। देखो अभी हम लोग कर रहे थे दिसंबर का, और फिर इस बार करने वाले हम लोग क्या 21 फरवरी 2016 का उच्च प्राथमिक स्तर लेवल का पेपर बाल विकास का। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6 to 8 के लिए। ठीक ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है, जितने भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। मतलब हमें बच्चे को आधारभूत सहायता देना है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आधारभूत मतलब होता है जब तक समस्या का समाधान बच्चे खुद न कर जाए। तो ऑप्शन पढ़ेंगे पहले। तो समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि जल्दी दे पुरस्कार के लिए। उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना गलत होगा। जब तक वो समस्या का समाधान नहीं कर लेता तब तक घर नहीं जा सकता, ऐसा भी गलत है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, बी। उसे यह बताया जाए कि वो बार बार जब प्रयास करेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं। उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें, सीखने कहने का मतलब है कि विविध शैलियों वाले बच्चे का आकलन करने के लिए उनके बौद्धिक क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्य देना उपयुक्त होगा। भाई अलग अलग विविध शैली वाले बच्चे हैं, अगर सीखना उनको अलग अलग विविध शैली से सीखते हैं वो, तो उनकी बौद्धिक क्षमता के अकॉर्डिंग ही हमें कुछ कार्य देना होगा। हाँ, और फिर उनके कार्यों का परीक्षण भी करना आवश्यक होगा, ताकि उनका अधिगम कार्य तथा उनके मानसिक क्षमता का विकास सतत चलता रहे, कंटिन्यू चलता रहे। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। नहीं, जब अलग अलग सीखने की उनकी शैली अलग है तो आप कैसे समान अनुदेश दे सकते हैं। हर एक बच्चे का दिमागी स्तर, बौद्धिक स्तर एक जैसा नहीं होता है। हर एक बालक एक ही तरीके से नहीं सीख सकता है। ठीक ना, तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया। दूसरा आप देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे, फिर से गलत। विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, बिल्कुल सही है। जब विविध प्रकार की शैली है उनके सीखने की, तो विभिन्न प्रकार के कार्य भी दीजिए, परीक्षण भी दीजिए, और परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे। ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। ठीक है, मतलब जो बच्चे अगर गलत कुछ धारणा रखते हैं, गलत सोच रखते हैं, तो उसको वैकल्पिक धारणा कह दिया गया। इसे कहा जा सकता है बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना। बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना, और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना, या यह पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। फिर बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। नहीं भैया, जब बच्चे गलतियां करें तो मनोहारी शब्दों का प्रयोग आप नहीं करेंगे। बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना, ऐसा भी नहीं कि उन्हें प्रौढ़ों के समान मान लिया जाए उनकी सोच के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए सही आंसर क्या होगा, बी होगा। पहचानना, यह पहचानना है कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यह निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम या उचित वर्णन करता है। ठीक है, बोला है कि कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में, मतलब माध्यमिक मतलब 6 to 8 कह सकते हो। ठीक ना, तो माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। ठीक है, तो वह शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करना है। तो बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना, देखिए निरुत्साहित करना भी एक नेगेटिव ऑप्शन होता है, केवल भी नेगेटिव ऑप्शन होता है। ठीक है, एकमात्र भी नेगेटिव ऑप्शन होता है, परीक्षा प्रतियोगिता ये सब भी नेगेटिव ऑप्शन होते हैं, निरुत्साहित भी नेगेटिव ऑप्शन होता है। ठीक है, फिर व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, ये भी गलत होगा। ठीक है, ये भी गलत होगा आपका। फिर चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है भैया। एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन कौन करेगा, कि चर्चाओं का अवसर दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा मतलब प्रतियोगिता किया जाए, तो ये भी तो गलत हो जाएगा ना। हमने बताया कि प्रतियोगिता, परीक्षा, निरुत्साह, केवल, ये सभी के सभी क्या हैं, आपके निगेटिव ऑप्शंस होते हैं। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखा जाए, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। देखो, अभिप्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन। क्या होता है, मोटिवेशन, सिंपल से समझिए, मोटिवेशन होता है। और
अधिगम मीन्स होता है लर्निंग। क्या होता है? लर्निंग। लर्निंग मीन्स सीखना, और मोटिवेशन मीन्स प्रेरित होना या प्रेरणा दे। ठीक है। और अधिगम मीन्स होता है सीखना, या फिर क्या होता है? लर्निंग होता है। ठीक ना? चलो, तो अधिगम में आपका सीखना, और प्रेरणा मीन्स होता है मोटिवेट, किसी को प्रेरित करना। तो अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल गलत है। अधिगम केवल तभी, केवल आपको देखिए जहाँ मिल जाए गलत हो जाता है। केवल जहाँ आपको मिले नहीं, केवल यहाँ पे लेकिन सभी ऑप्शन में है, तो एक बार मुझे पढ़ना होगा। ठीक है, एक बार मुझे पढ़ना होगा। चलो, एक बार पढ़ना है क्योंकि सभी ऑप्शन में मिल रहा है केवल। ठीक है, तो एक बार इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। ऐसा नहीं है, अधिगम ऐसा नहीं है कि केवल बाहरी पुरस्कारों से। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। चलो ठीक है, आगे देखा जाए। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो। नहीं, देखो, प्रेरणा दो रूप से होता है, एक आंतरिक प्रेरणा, एक बाह्य प्रेरणा। लेकिन यहाँ पे बाह्य प्रेरणा है, यहाँ भी बाह्य प्रेरणा है, इसलिए गलत होता है। यहाँ पे सीधे गलत हो गया कि अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती, यहाँ तो सीधे गलत हो गया। अधिगम में प्रेरणा की बहुत ही भूमिका होती है। आप किसी न किसी चीज़ से मोटिवेटेड होते हो, तभी आप कोई चीज़ सीखने की कोशिश करते हो। अगर हम आपको कन्नड़ भाषा सिखाएं तो क्यों सीखोगे कन्नड़ भाषा? क्यों सीखोगे? आप मोटिवेटेड नहीं हो। हम कितना भी दें, कुछ भी कहें, तुम्हें देखो कितना अच्छा लैंग्वेज है, बहुत ही इसकी महत्ता है, नहीं सीखना चाहोगे। संस्कृत क्यों सीखते हो? नहीं सीख रहे हो तुम। लेकिन अगर हम उसमें कह देते हैं उसमें तुम कन्नड़ सीख लोगे, संस्कृत सीख लोगे, तुम्हें नौकरी लग जाएगी, तुरंत मोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, तो अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने के अंतर्निहित इच्छा हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? ठीक है, तो सीखना एक निष्क्रिय है, तो निष्क्रिय नहीं है भैया। सीखना सक्रिय होकर हम लोग सीख सकते हैं, निष्क्रिय होकर हम नहीं सीख पाएंगे। हम अगर सो रहे हैं, तो अगर मुझे नींद आ रही है, तो कोई कुछ भी भाषण दे, महान से महान व्यक्तित्व तो हमारे सामने आके भाषण दे, मुझे कुछ भी नहीं सीख पाएंगे क्योंकि हम सो रहे होते हैं। तो निष्क्रिय होकर हम शिक्षा को, ज्ञान को हासिल नहीं कर सकते हैं। फिर सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, ऐसा भी नहीं है। शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है सीखना। फिर सीखना कौशलों के संचय के समान है और सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं, तो बिल्कुल सही है। कौन सा सत्य है कि सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं? सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। मनुष्य समाज में रहकर तथा समाज के मानकों मूल्यों के आधार पर ही सीखता है। अतः सामाजिक क्रियाएं सीखने में सुविधा उपलब्ध कराती हैं तथा मनुष्य के विषय में सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखा जाए। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो ये सीखने के लिए पुरस्कार, संवाद, व्याख्यान, निर्देश। तो सीखना, मैंने बताया कि सीखना एक सामाजिक क्रिया का परिणाम है। बालक जितना ज़्यादा सामाजिक क्रिया करेगा, उतना ही ज़्यादा समाज से संबंध बनाएगा, और जब जितना ज़्यादा संबंध बनाएगा, उससे उतना ही ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। तो सामाजिक संवाद बच्चों को सीखने के सबसे ज़्यादा सक्षम बनाती है। ठीक है भाई, जितना तो सामाजिक सीखना क्या है? अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, सामाजिक क्रिया का परिणाम है। और बालक जितना ज़्यादा सामाजिक क्रिया करेगा और समाज में जितना ज़्यादा संबंध बनाएगा, और उतना ज़्यादा सीखने का उसे मौका मिलेगा। तो संबंध बनाने के लिए उसे संवाद करना पड़ेगा। जब संवाद करेगा तो उसे क्या मिलेगा? सीखने के, हाँ, सीखेगा बढ़िया से वो। ठीक है, आगे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकास आप भी जानते हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, असमान गति से चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास जन्म से किशोरावस्था तक की ओर आगे बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, ऐसा नहीं है। ठीक है, विकासात्मक परिवर्तन है सीधी रेखा में। तो विकास कभी भी, हम बताते हैं आपसे, विकास ऐसे सीधी रेखा में कभी नहीं बढ़ सकती है। विकास कभी ऐसे, विकास कभी ऐसे तो ऐसे तो ऐसे, विकास कभी तेज तो कभी धीरे, तो कभी तेज तो कभी धीरे। इसी तरीके से विकास क्या होती है? विकसित होती है। ठीक ना? अगला क्वेश्चन है आपका, अगला ऑप्शन है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। बिल्कुल सही है ये, कि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होगा। ठीक, और विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। ठीक है, तो आपका ये भी नहीं सही है कि बाद में रुक जाएगा, हमेशा ये कंटिन्यू, निरंतर आपके जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, तो सी आपका सही आंसर होगा कि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ये सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मध्य बचपन की अवधि क्या है? तो मध्य बचपन की अवधि भैया 6 से 11 वर्ष होती है। क्या होती है? 6 से 11 वर्ष तक की होती है मध्य बचपन की अवधि। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए।
किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण और घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है कि कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति को आकार देने में वातावरण और घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। तो ये कथन तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि भैया वातावरण बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। चलो लेकिन क्वेश्चन को देखा जाता है, ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमने अगर हमारे पिछले वीडियोज को आप लोगों ने देखा होगा, हमने बताया था कि विकास में वातावरण और आनुवंशिकता दोनों की अन्योन्य क्रिया से विकास होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है यही कि ठीक नहीं है, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। आप डॉक्टर मान लीजिए, आपके माता पिता ये सब, ठीक है, हमने आपको नहीं, मतलब मान लीजिए एक बालक है जिसके माता पिता आईएएस थे, लेकिन बालक मेला में बिछड़ गया। कहाँ मेला में बिछड़ गया? छोटे में, अभी 2 साल का था, मेला में कहीं खो गया और उसको किसी कबाड़ी वाले ने पा लिया। अब उसने कबाड़ी वाले ने लालन पोषण किया, लेकिन कबाड़ी वाले के पास वो वातावरण नहीं मिलेगा जो उस आईएएस ऑफिसर के घर पे मिलता, तो विकास एक जैसी होती? जो वहाँ पे एयर कंडीशनर में सो रहा था, आपको जो चीज़ें बढ़िया से बढ़िया पौष्टिक चीज़ें मिल रही थी, उसे पौष्टिक चीज़ें वहाँ मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है किस पे? आपके विकास में। ठीक ना? अगला क्वेश्चन देखा जाए, कौन सी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशल का अर्जन करना प्रारंभ करता है? तो हमने बताया कि ये सब के सब सभी चीज़ें कहाँ होती है? सामाजिकरण में। ठीक है, तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है कि पियाजे के अनुसार, चलो क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा है, तो यहीं पे पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो भैया पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में भौतिक विश्व के साथ भौतिक विकास के साथ अनुभव की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जानते हैं पियाजे ने अलग अलग अवस्थाओं में बालक अपनी मानसिक क्षमता के द्वारा आसपास की वस्तुओं को देखकर अपने बौद्धिक विकास को अग्रसर करता है। ठीक है, आगे देखा जाए, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाले संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? क्या दिया है कि पूर्व संक्रियात्मक काल में, तो पूर्व संक्रियात्मक काल की अवस्था क्या होती है? 2 से 7 वर्ष। तो 2 से 7 वर्ष में क्या हुआ? मूर्त चिंतन की बात करेगा, दूसरे के दृष्टिकोण को समझेगा वो, हाँ नहीं, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता रखेगा, जो उसे कहा जाएगा वो करेगा बस। ठीक है, 2 से 7 वर्ष में। अमूर्त चिंतन, कहानी उन्हीं नहीं लिख पाएगा उस समय वो। ठीक है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने, अभी वो भैया नहीं जानता है कि कोई किस पर्पज से क्या बोल रहा है, कोई हमें चिढ़ाने के लिए कुछ कह रहा है, कोई हमें प्रशंसा के लिए कुछ कह रहा है। ठीक है, ऐसा वो नहीं समझ पाता है। अब कल्पनात्मक तर्क भी अभी नहीं आएगा उसके अंदर। ठीक ना? चलो अगला दिया है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? तो भैया हाँ, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? चलो देखते हैं। सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं, वो अच्छा है या बुरा। यहाँ पे क्या होता है? गलत हो गया। ठीक है, फिर दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है, किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं, ये भी सही नहीं है। फिर अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, तो ये आपका सही है। देखिए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के परंपरागत, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत 3 अवस्थाएं दिया। अब पूर्व परंपरागत स्तर पर बच्चे अच्छा लड़का व अच्छी लड़की बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना चाहते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर में क्या होता है? आज्ञा पालन और दंड। हमने बता रखा है कि यहाँ पे जो बालक कुछ भी काम करता है तो आज्ञा पालन करता है या फिर दंड की वजह से करता है, दंड के बचने के लिए करता है। पूर्व परंपरागत अवस्था जो आपका बचपन की अवस्था होती है, यहाँ पे बालक आज्ञा का पालन करता है या फिर दंड से बचने के लिए काम करता है। तो क्या करना चाह रहा है? वो अच्छा बनना चाह रहा है। ठीक है,
वे अच्छे बालक अथवा अच्छी बालिका जैसे व्यवहार करने में रुचि लेते हैं। जो कुछ दूसरों को अच्छा लगे या दूसरों की सहायता करे या दूसरों के द्वारा स्वीकृत हो, वही उत्तम माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत बाग की संकल्पना क्या है? वाइगोत्स्की के संस्तुति के अनुसार अगर देखा जाए, बच्चों की व्यक्तिगत बाग की संकल्पना क्या है? तो देखो, व्यक्तिगत बाग को किसने दिया? तो व्यक्तिगत बाग को वाइगोत्स्की ने दिया। जैसे वाइगोत्स्की ने जो बच्चे खुद से बात करते हैं ना, उसको वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? तो वाइगोत्स्की ने उसे कहा निज भाषा। क्या बोला है? निज भाषा बोला है। लेकिन जब बच्चे खुद से बात कर रहे होते हैं तो वहीं पियाजे ने इसको क्या बोला है? पियाजे ने उसे बोला अहम केंद्रित। क्या बोला है पियाजे ने? अहम केंद्रित। लेकिन पूछा है कि व्यक्तिगत बाग की संकल्पना, संकल्पना हमारा क्या होगा? तो इसमें देखा जाए तो स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित है नहीं, अहम केंद्रित कौन कहता है कि बच्चे जब खुद से बात करते हो तो अहम केंद्रित किसने कहा? पियाजे ने कहा है। ठीक है। उसके बाद फिर प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए वो आपस में बात करते हैं। और फिर प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, ऐसा भी नहीं है। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। जैसे होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं या फिर आप लोग ही हो, या फिर किचन में काम करती हो या फिर पढ़ रही होती हो या फिर कोई भी वर्क करती हो, तो कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। जैसे कैलकुलेशन कर रही हो तो अच्छा इसे ऐसे कर दे, अपने मन से ही, मतलब खुद से जब बातें करती हो। जब खुद से कोई वार्ता करता है तो वाइगोत्स्की क्या कहता है कि उसे निज वार्ता बोलता है, व्यक्तिगत बात बोलता है। लेकिन वहीं पे पियाजे क्या बोला है कि वो अहम केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक अलग नहीं किया जा सकता है, पुनर्बलन से नहीं कर सकते हैं अलग, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से या अवधोन से नहीं, सामाजिक संदर्भ से। क्योंकि हमने आपसे बताया कि कल वीडियो अगर देखा होगा तो हमने बताया था कि वाइगोत्स्की को अगर सॉल्व करना है तो वाइगोत्स्की सामाजिक सिद्धांत दिए थे। और जहाँ भी ऑप्शन में आपको सामाजिक अगर दिखाई देता है तो जान लीजिए 90% आपके आंसर वही सामाजिक वाला हो जाता है। ठीक है। और देखिए इस ऑप्शन में भी आपको सामाजिक दिखा, हमने सामाजिक कर दिया और सही आंसर वही था। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष, ठीक है, कक्षा कक्ष शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है नहीं। प्रगतिशील कक्षा शिक्षा में या फिर आधुनिक शिक्षा में अगर बात करें तो आधुनिक शिक्षा में प्रेजेंट टाइम की जो एजुकेशन है उसमें क्या होता है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, न कि शिक्षक केंद्रित। फिर सत्तावादी होती है, ये भी गलत है, सत्तावादी भी नहीं। और सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता नहीं, शिक्षक भी तो होते ही हैं। तो क्या होता है, प्रगतिशील शिक्षा लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चे को पूरा का पूरा पर्याप्त स्थान दिया जाता है। ठीक है, क्या पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। ठीक है। अब देखिए, हार्वर्ड गार्डनर जो थे बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए थे और इन्होंने, एक सेकंड, हार्वर्ड गार्डनर तो भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। देखा जाए तो भैया तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता नहीं, फिर स्वर राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, ये भी नहीं, ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता, ये भी नहीं। तो भैया भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को कौन दर्शाता है, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, ये भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। ठीक है। हाँ देखो, भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोग के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाए, भाषा। भाषा भाषा विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती है। भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है और हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है या फिर हमारे विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो भैया भाषा हमें प्रभावित करती है, हमें नियंत्रित नहीं करती है। ठीक है, हमें नियंत्रित नहीं करती है, भाषा क्या करती है, हमारे विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ठीक ना। तो भाषा हमारे विचार को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। तो भैया जब भी आपको ऐसी चीज़ें दिखाई दें कि मतलब क्या हो रहा है कि कोई महिला काम कर रही है और कोई पुरुष, मतलब महिला घर के काम कर रही है, घर दिखाई दे, और पुरुष घर के काम कर रहे हैं, बाहर के काम कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए क्या दिखाता है, ये रूढ़िबद्धता को दिखाता है, लिंग रूढ़िबद्धता को दिखाता है। लेकिन जब आप देखिए कि पुरुष घर का काम कर रहा है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा, जब पुरुष घर का काम कर रहा है और महिला महिला बाहर का काम कर रही है,
तब वहाँ पर लिंग समानता की बात करेगा, लिंग समानता की बात करेगा। मतलब मर्द जब खाना बनाए और औरत बाहर काम करे तब समानता, लेकिन वही महिला घर पे काम कर रही है और पुरुष बाहर काम कर रहा है तो रूढ़िबद्धता दिखाता है। ठीक है, मतलब देखो ये सही बहुत ही गलत क्वेश्चन है लेकिन इसको सही करना, लिंग रूढ़िबद्धता दिखाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में बहुत भिन्नताएं होती हैं। क्या होती है? बहुत ही अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। इनमें से किसके या किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? हम जानते हैं कि बच्चों में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, तो भैया क्या करेंगे, तो शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों को पर आधारित भिन्नताओं पे, फिर भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताओं पर। तो आपके दोनों के दोनों क्या है? सही है। तो एक और दो दोनों आपका सही हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक छात्र में संज्ञानात्मक क्षमताओं, सीखने के स्तर, भाषा, जात, लिंग, धर्म, समुदाय आदि आधार पर भिन्नता पाई जाती है। जब शिक्षक इन भिन्नताओं के प्रति संवेदनशील होकर शिक्षण कार्य करता है तो यही भिन्नताएं बालक के अधिगम को प्रभावी बनाती हैं। ठीक है, चलो आगे देखा जाए। देख, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन होता है। देख, जो केवल कागज पेंसिल द्वारा आकलन होगा वो सकल आकलन को बढ़ावा देगा नहीं। समग्र, भाई समग्र आकलन को कैसे देख सकता है? जब केवल हम कागज पेंसिल ले रहे हैं तो बालक के व्यवहार को हम समझ पा रहे हैं क्या? नहीं। बालक के स्वभाव को हम समझ पा रहे हैं? नहीं। तो हम केवल कागज पेंसिल के द्वारा केवल उसके बौद्धिक चीज़ों का हम परीक्षण ले पा रहे हैं, न उसके व्यवहार का ले पा रहे हैं, न अदर किसी चीज़ का ले रहे हैं। करिए, वही तो कर रहे हैं। क्या करने की बोल रही है? हमें लगा कोई है, हमें लगा। तो हमने देखा कि कागज पेंसिल और आकलन क्या हो जाएगा, तो हम आकलन को क्या कर देगा है भैया, समग्र आकलन नहीं करेगा, क्योंकि समग्र आकलन में हमें नेचर का, स्वभाव का, इन सब का आकलन करना होता है, विचारों का, चिंतन का। लेकिन कागज पेंसिल में केवल हम एक परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में हम केवल आपका अदर परीक्षण नहीं कर पाते हैं। फिर निरंतर मूल्यांकन सुविधा प्रदान करता है नहीं, तो हमारा सही क्या हो जाएगा? आकलन को सीमित कर देता है। क्या करता है? आकलन को सीमित कर देता है, असेसमेंट को सीमित कर देता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है आपका, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, मतलब बधिर मतलब जो सुन नहीं सकता है। उसके लिए महत्वपूर्ण है कि, उसके लिए महत्वपूर्ण है कि विद्यालय सलाहकार से कहे कि बच्चे के अभिभावक से बात करे था उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। तो आप ऐसा करके क्या कर देंगे? बहुत ही गलत, बहुत ही पाप कर सकते हो भैया। बालक है, पढ़ने आया, तो आप क्यों हटाने के लिए कहोगे? ऐसा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से वह शिक्षक के होठों तथा चेहरों के भाव साफ तौर पर देख सके। बिल्कुल सही है, हमें बधिर बच्चे को थोड़ा सा पास बैठाना चाहिए, ऐसी जगह बैठाना चाहिए जहाँ से हमारे भावभंगिमा को, टीचर के भावभंगिमा को स्पष्ट तरीके से समझे। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन ऑप्शन है, उसके ऊपर संकेत करें, जैसे बार बार भी नहीं कर पाते हैं, वो गलत है। बच्चे को डांट फटकार लगाएं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। ठीक है, तो प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है, तो देखिए वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं की प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। इसके लिए वंचित वर्ग के बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि करनी होगी। क्या होगी? आत्मविश्वास की वृद्धि करनी होगी। तो कक्षा कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपना कर, नहीं उनकी पृष्ठभूमि के बच्चा करके विद्यालय में कार्य करने के लिए कर। ठीक है, या फिर हाँ, या फिर उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर, अलग स्थान में बैठाकर भी नहीं, अन्य बच्चों को, वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करके नहीं। तो हमारा कहीं सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा आपका ए, कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपना कर। जब वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए हमें अलग अलग बच्चों के, बड़े जो कक्षा है, अब क्लास में अलग अलग धर्म से, अलग अलग जाति से, अलग अलग बौद्धिक क्षमता वाले बालक आते हैं, तो उनकी आवश्यकता अनुसार हमें शिक्षण कौशल अपनाना चाहिए। ठीक है, उनकी आवश्यकता अनुसार हमें शिक्षण कौशल अपनाना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका है कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, मतलब अधिगम निर्योग्यता जो अधिगम नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए सिंपल सा, तो बहुत सक्रिय होते हैं। तो भैया जब निर्योग्य हैं तो सक्रिय कहाँ से होंगे? ठीक है, बहुत बुद्धिमान, अरे भाई जब अधिगम सीख ही नहीं पा रहे हैं तो बुद्धिमान कहाँ से जाएंगे? अब कुछ भी नहीं सीख सकते, ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं सीख सकते, ये भी गलत हो जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? अधिगम निरुत्ता वाले बालक अधिगम के कुछ पक्षों से क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। क्या करते हैं? अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। ठीक है, अधिगम निरुत्ता वाले बालक वे होते हैं जो अधिगम कार्य आसानी से नहीं करवाते हैं तथा वे कठिनाई का अनुभव करते हैं, अतः बालकों को अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन देखा जाए,
शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। सृजनात्मक में सिंपल से समझने की कोशिश करिए। सृजनात्मक में होता है क्रिएटिव माइंड के लोग जो होते हैं, जो हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं, नया विचार लेके आते हैं, नया डिसीजन लेते हैं, ठीक है? तो वो उन्हें बोलते हैं आपका सृजनशील बालक, जो समस्या का कोई एक समाधान नहीं ढूँढते हैं, वो समस्या के अनेक हल को ढूँढते हैं, अनेक समाधान को ढूँढते हैं, ठीक है? तो सृजनात्मकता एक ऐसा गुण है जिससे बालक किसी नए विचार या वस्तु की उत्पत्ति के बारे में चिंतन करता है। इस तरह के बालक किसी समस्या को नियमबद्ध होकर समाधान नहीं करते हैं, बल्कि नियम से अलग होकर किसी और मार्ग की तलाश करते हैं। ठीक है? मतलब कोई एक ही रास्ता पकड़ के नहीं चलेंगे कि हम इस रास्ते जाएँगे तो मैदान पहुँच जाएँगे, नहीं। वो अनेक रास्तों को ढूँढ रखे हैं कि लो हमें अब जहाँ से मन करेगा हम इस रास्ते जा सकते हैं, उस रास्ते जा सकते हैं, ये अच्छी रोड है, वो खराब रोड है, ये ईज़िली रूट है, यहाँ पे आप बहुत कम किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो अनेक रास्तों को तलाशता है सृजनशील बालक। अतः बच्चों में सृजनशील विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों को समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है? तो चलो ऑप्शन देखिए, उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, जब बहुविकल्पी प्रश्न देंगे तो भैया वो सीमित हो जाएगा, उसके पास सोचने की क्षमता वहाँ पे सीमित होगी, क्योंकि आंसर वहाँ पे केवल 4 आपको दिखेंगे। उन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको एक सही करना होगा। उन्हें समस्या समाधान के लिए उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर उन्हें उत्तर कंठस्थ रट्टा मारने के लिए करा नहीं, तो इससे क्या होगा, उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, जो चीज़ उन्हें पहले से याद है उस चीज़ों पे क्वेश्चन पूछकर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। ठीक है, तो भैया सिंपल सा है, बात करें अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करना है तो मुझे उन्हें समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे केवल दिख रहा है तो आप वहाँ पे गलत कर देंगे। ठीक है ठीक है, तो भैया उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। बस ये आपको देखिए समावेशी शिक्षा हम बताया पहले से बात कर रहा है, ठीक है ना। आवश्यकता नहीं होती है किसी प्रकार की शिक्षा की, ये भी गलत है। भाई विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की तो और ज़रूरत है उन्हें शिक्षा देने की। भाई विकलांग बालक है, विकलांग बालक का घर पे भी कोई पूछने वाला नहीं है, माता पिता तो भाई जब तक है ठीक है, भाई बंधु भी उतना साथ नहीं देंगे, तो उसे कुछ ना कुछ स्किल सिखाना होगा ना। कुछ ना कुछ स्किल सीख के वो अपना खुद ना कुछ ना कुछ छोटा मोटा जॉब कर सके, जिससे उसकी कुछ अर्निंग हो सके, उसकी ज़रूरतें पूरी हो सके। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है शिक्षा। ठीक है, चलो अगला देखा जाए, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। अधिगमकर्ता मतलब सीखने वालों को केंद्रित करके वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल प्रयास सम्मिलित होते हैं। ठीक है, हाँ बच्चा, ठीक है। इससे अधिगमकर्ता की रुचि एवं उत्साह बना रहता है तथा वह अपनी अधिगम क्रिया को सहजतापूर्वक कर सकता है। ठीक है, देखिए अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है कि उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षक मुख्यता हो। नहीं, शिक्षक जहाँ मुख्य केंद्रित हो गए तो अधिगमकर्ता कहाँ है, क्योंकि शिक्षक शिक्षण देने वाला होता है, शिक्षण करता होता है, अधिगम प्रेषित करने वाला होता है, नहीं कि अधिगम करता होता है। वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल सही है। और फिर आशा है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं, परंपरागत नहीं, सभी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। तो सीखने के लिए कौन सा प्रमुख है भैया, पूछा है यहाँ पर। तो सीखने के लिए आपको बहुत ही जरूरी है क्या, परिस्थिति। क्या जरूरी है, परिस्थिति, अनुकरण नहीं, परिस्थिति हो जाएगा। तो परिस्थिति को क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये देखिएगा, अनुकरण नहीं बोलेंगे। अर्थ निर्माण रट कर याद करना नहीं, अनुबंधन, अनुबंधन को बोलते हैं परिस्थिति। सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व अनुबंधन होता है, मतलब परिस्थिति होती है, क्योंकि जितना अच्छा शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा अधिगम कार्य उतना ही सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसलिए एक अच्छा कक्ष का वातावरण शांत एवं लोकतांत्रिक होना चाहिए। ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन आपका है, पियाजे तथा बैंगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम, एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिर शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता होते हैं, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है, नहीं। तो पियाजे तथा बैंगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है। रचनात्मक जो होता है, रचनात्मक कार्य बच्चों के द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, क्योंकि पियाजे तथा बैंगोस्की द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की गई, किसकी बात की गई थी, तो पियाजे एवं बैंगोस्की के द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की बात की गई थी, किसकी, संज्ञानात्मक विकास की बात की गई थी। और फिर व्याख्या की गई है, इनके अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम प्रक्रिया का सृजन छात्र द्वारा स्वयं अपने अध्यापक की सहायता से किया जाना चाहिए। ठीक है,
ठीक ना। उनके रचनात्मक अधिगम में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चलो ठीक है, एक बार वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय। कल फिर से एक बार करेंगे हम, 21 फरवरी का ही पेपर करेंगे, लेकिन प्राइमरी का पेपर करेंगे, मतलब प्राथमिक स्तर का पेपर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद एवरीवन। ठीक है, टाटा बाय बाय। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।